हिंद साथियों नमस्कार। तो इसके पहले वाला वीडियो में हम आपसे पूछे थे टप्पा ताल में कितनी मात्राएं, कितनी विभाग और कैसा संपदी होता है या विसंपदी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टप्पा ताल में जो है 16 मात्राएं होती हैं। टप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो टप्पा ताल देखिए, टप्पा ताल टप्पा ताल में आपको मिलेगी 16 मात्राएं, 4 विभाग और ये संपदी होता है क्योंकि चारों विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। ठीक है जी। तो टप्पा ताल में 16 मात्राएं याद रखिए। अगला प्रश्न है गज झंपा ताल में कितने विभाग? तो 4 विभाग होते हैं और आपको 15 मात्राएं होती है। ठीक है जी। अब देखिए मत ताल में कितने विभाग? तो 9 विभाग होते हैं और ये संपदी होता है। 9 विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, टोटल 18 मात्रा होता है ताल मत ताल में। ठीक है जी। स्वर मेलका निधि के लेखक कौन है? तो रामामात्य जी हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रामामात्य ने रामामात्य ने कुल कितने स्वर माने? तो 14 स्वर माने। ठीक है जी। व्यंकटमखी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो चतुर्दंड प्रकाशिका। इसमें 72 थाटों का गणितीय रचना प्रस्तुत किया गया था। देखिए भरत ने कितने विकृत स्वर माने? तो 2, अंतर्गंधार और काकली निषाद। ठीक है जी। लोचन ने किस पुस्तक की रचना की? तो राग तरंगिणी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोचन ने अपनी पुस्तक में कितने मेलों की व्याख्या की है? तो 12 मेलों की। अब देखिए किस राग में पंचम और ऋषभ संगति बहुतायत में मिलती है? तो गौड़ सारंग में। ठीक है जी। शाम के स्वरमय रूप को क्या कहते हैं? तो शाम के स्वरमय रूप को क्या कहते हैं जी? तो ये कहते हैं गान। ठीक है जी। सालग सूड प्रबंध के कितने प्रकार हैं? तो 7 प्रकार। देखिए अगला प्रश्न के लिए, गीत के विभिन्न भागों को क्या कहा जाता है? तो विदारी। देखिए किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें बजाई है? सितार वादक हैं। तो नाम है बुद्धादीय बनर्जी। बुद्धादीय बनर्जी। ठीक है जी। किस राग के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है? तो राग भैरव। ठीक है जी, राग भैरव। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग पीलू किस अंग का राग है? तो काफी अंग का राग है। देखिए लंघन और अभ्यास किसको इंगित करता है? तो अल्पत्व और बहुत्व को। ठीक है जी। लेजर लाइंस का उपयोग किसके लिए होता है? तो क्लेफ से अधिक स्वरों को दर्शाने के लिए। भरत ने व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 33। अगला प्रश्न देख लीजिए, भरत ने अंतर काकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है? तो साधारणा। अगला प्रश्न देख लीजिए, साधारणीकृता मूर्छना के प्रकार हैं तो कितने हैं? तो 4। ठीक है जी। कौन है? शुद्धा, सकाकली, सांतरा और साधारणा। देखिए अगर राग भैरव के शुद्ध गंधार निषाद को कोमल गंधार निषाद कर दें तो कौन सा राग बनता है? तो भैरवी। ठीक है जी। सितार के दूसरे तार को क्या कहा जाता है? तो जोड़ी का तार। अगर फिरोज खां का उपनाम क्या है? तो अदारंग। देखिए दमामा बाधों में दमामा बाधों में दमामा बाधों को किस वर्ग में रखा गया है? तो औनद। दमामा बाध्यों को औनद वर्ग में रखा गया है। केवल दाहिने तबले के वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 6। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद बड़े मुन्ने खां किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने। अगला प्रश्न देख लीजिए, ताल वाद्यों के किस वर्ग में आता है? तो औनद। देखिए चिपली चिपली वाद्य लय के बाद के किस वर्ग में आता है? तो घन बाद में। देखिए सही जोड़े की पहचान कीजिए, तो ठुमरी और टप्पा। ये चूंकि एमसीक्यूज है उस तरह से इस लैंग्वेज से प्रस्तुत होता है शब्द। और देखिए ताल के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं? तो विभाग। देखिए 4 ताल किस पद की ताल है? तो समपद, क्योंकि समपद उसको कहते हैं जिसके सभी विभाग में समान मात्राएं हो। देखिए लक्ष्मी ताल किस पद की ताल है? तो समपद है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, तबले और पखावज में कितने गट्टे होते हैं? तो 8। ठीक है जी, 8 गट्टे होते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य में गट्टों का प्रयोग होता है? तो पखावज में। देखिए किस वाद्य को बजाने के पहले उसमें गूथा हुआ आटा लगाया जाता है? गूथा हुआ आटा लगाया जाता है तो पखावज में। ठीक है जी।
पखावज को बजाने से पहले उसमें गूथा हुआ आटा लगाया जाता है। देखिए, किस अवनद वाद्य में डोरी का प्रयोग होता है, रस्सी का, ढोलक में। किस वाद्य को मिजराब से बजाया जाता है, तो सितार को। किस वाद्य में तरब तरब के तार होते हैं, तो सितार में। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य गज से बजाया जाता है, तो सारंगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के रचयिता का पूरा नाम बताइए। विष्णु नारायण भातखंडे जी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, मूल लय के कितने प्रकार होते हैं, तो 3। देखिए, भारतीय संगीत के इतिहास का आधुनिक युग कब से शुरू हुआ, तो सन 1800 ईस्वी से। उस ताल का नाम बताइए जिसकी मात्रा संख्या और विभाग संख्या दोनों 18 है, तो ये है लक्ष्मी ताल, ठीक है जी। देखिए, भारतीय संगीत के इतिहास में मुगल कालीन संगीत प्रेमी बादशाह कौन थे, तो अकबर नगाड़ा बजाते थे। मध्य युग में विकसित गायन शैली का नाम बताइए, ध्रुपद। देखिए, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, किनारा का बाज। एक ताल किस लय में बजाई जाती है, तो विलंबित, मध्य और द्रुत में, ठीक है जी। किस विदेशी वाद्य का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में खूब हो रहा है, तो वायलिन का, ठीक है जी। नेपोलियन वायलिन बजाते थे, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, परन आइंस्टीन भी वायलिन बजाते थे। देखिए, परन वादन किस वाद्य की विशेषता है, तो पखावज। परन वादन जो है ये पखावज की विशेषता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंजाब घराने के जीवित प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन, जिनका अभी निधन हो गया हाल में ही, ठीक है जी। ये प्रश्न पहले बनाया गया होगा। देखिए, अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे, तो हबीबुद्दीन, हबीबुद्दीन, ठीक है जी। दिल्ली घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे, तो नत्थू खां। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित संगीतज्ञों में किसका जन्म सबसे पहले हुआ, तो अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न देख लीजिए, तुरही किस धातु से बनता है, तो पीतल से। देखिए, सरोद में तरबों की संख्या कितनी है, तो 12। देखिए, महर्षि भरत ने कितने अवनद वाद्यों का वर्णन किया, तो 100। देखिए, 7 तंत्री युक्त बीड़ा, 7 तंत्री युक्त बीड़ा कौन है, तो चित्रा। अगला प्रश्न देख लीजिए, काहल, काहल किस श्रेणी का वाद्य है, तो औनद। काहल जो है औनद वाद्य होता है। देखिए, काहला, काहला। मुखचंग वाद्य किस धातु से बनता है, तो लोहा से। ढेढ़े पटाक्षर, पटाक्षर किस वाद्य के है, तो ढग्गा, ढक्का, ढक्का। देखिए, चौतारा किस लकड़ी से बनाया जाता है, तो पोली रहिदा, पोली रहिदा लकड़ी से बनता है चौतारा। शारंग देव ने बंशी के कितने भेद बताए, तो 14। देखिए, सरस्वती बीड़ा का अधिक प्रचार भारत के किस भाग में हुआ, तो दक्षिण भारत में। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से औनद वाद्य कौन सा है, तो औनद वाद्य है हुडुक्का। देखिए, सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य है वीणा। अगला प्रश्न देख लीजिए, टुकड़, टुकड़ नामक वाद्य में किस वाद्य के बोल बजाए जाते हैं, तो तबला। देखिए, घर परिका, घर परिका किस श्रेणी का वाद्य है, घर परिका किस श्रेणी का वाद्य है, तो घन वाद्य है। देखिए, धौसा नामक वाद्य पर किसकी खाल मढ़ी जाती है, तो भैंस की। धौसा नामक वाद्य पर। देखिए, वर्तमान में उत्तर भारत में कौन सी बीड़ा प्रचलित है, तो रुद्र बीड़ा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सितार किस वस्तु से बजाया जाता है, तो मिजराब से। सितार जो है मिजराब से बजाया जाता है। ख ख न किस वाद्य के वर्ण हैं, तो पड़व। देखिए, इस राज में कितने तरफ के तार होते हैं, तो 15। देखिए, महती बीड़ा में कितनी तार होते हैं, तो 21। देखिए, निम्न में से औनद वाद्य है कौन, तो डकली। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत रत्नाकर में निम्न में से किस वाद्य का उल्लेख मिलता है, तो धौसा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, इस राज्य में कितने पर्दे होते हैं, तो 19। अगला प्रश्न है, चंग नामक वाद्य चंग नामक वाद्य किसकी खाल से मढ़ा जाता है, तो भेड़ के खाल से। अपंग नामक वाद्य, अपंग नामक वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है, तो तत्त है। देखिए, पिनाकी बीड़ा को किस से बजाया जाता है, तो कमानी से। पिनाकी बीड़ा को कमानी से बजाते हैं। तिरिक, तिरिक निम्न में से किस वाद्य के पटाक्षर हैं, तो यह है करटा वाद्य के। अगला प्रश्न देख लीजिए, रावण हत्था किससे बजाया जाता है, तो गज से बजाया जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संतूर वाद्य का संबंध किस प्रांत से है, तो कश्मीर से। देखिए, गोट्टू वाद्यम किस प्रकार का वाद्य है, तो तत्त है। देखिए, रावण हत्था किस प्रांत का लोक वाद्य है, तो राजस्थान। दिलरुबा में कितने पर्दे होते हैं, तो 19 पर्दे। रुंजा, रंजा किस प्रकार का वाद्य है, तो औनद वाद्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
देखिए ढन ढन किस वाद्य के पटाक्षर हैं? तो ढवस ढवस। देखिए विपंची बीड़ा में तारों की संख्या होती है 9। देखिए रबाब में कितने पर्दे होते हैं? तो इसमें पर्दे नहीं होते, 0 होते हैं। देखिए नाल का प्रयोग किस शैली के साथ किया जाता है? तो सुगम शैली के साथ। देखिए बीड़ा के ऊपरी मढ़े हुए भाग को क्या कहते हैं? कुकुभ या प्रसेवक। अगला प्रश्न देख लीजिए, बीड़ा बिन में कितने तुम्बे होते हैं? तो 2। अगला प्रश्न देख लीजिए, सितार में सर्वप्रथम तरब की तारों का प्रयोग किया किसने किया? तो इमदाद खां। सितार में मुख्य तारे कितनी होती है? तो 79। सूरबहार में कितने तारे होते हैं? तो 8 है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूरबहार के आविष्कारकर्ता कौन है? तो गुलाम मोहम्मद। अगला प्रश्न है, सूरसिंगार में कितनी तंत्रियां होती हैं? तो 8 8 होती हैं। देखिए सूरबीन सूरबीन या गोट्टू बाधे में कितनी तारें होती हैं? तो 4। दिलरुबा में मुख्य कितनी तारें होती हैं? तो 4। देखिए इसराज में मुख्य तारों की संख्या 4 होती है। देखिए सारंगी में मुख्य कितनी तंत्रियां होती हैं? तो 4। अगला वायलिन का उद्गम किस वाद्य में माना जाता है? तो बायोला बायोला। ठीक है जी। वायलिन में कितनी तार होती हैं? तो 4 तार होती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्षिण संगीत पद्धति में कितनी श्रुतियां मानी जाती है? तो 22। देखिए नी सा रे सा नी प म रे, यह किस राग की संगति है? तो वृंदावनी सारंग की। ग म प सा नी प नी सा, यह किस राग को दर्शाता है? तो भीमपलासी राग को। म प मग मग सा रे सा, ये स्वर संगति किस राग की है? तो भीमपलासी की है। देखिए गम ध ध प, यह किस राग की स्वर संगति है? तो भैरव भैरव की है जी। देखिए साम म प ध प म रे सा, ये स्वर संगति केदार राग की है। म प ध प म, ये कौन सा राग दर्शा रहा है? तो केदार राग को दर्शा रहा है। मग मग सारे, ये मालकौंस राग को दर्शा रहा है। कोमल गंधार और कोमल कोमल गंधार लगा है। तार सप्तकी सा है और कोमल नी है, कोमल ध नी ध म, ये जो है आपको मालकौंस राग को दर्शा रहा है। म प कोमल ध नीसा, ये स्वर संगति जो है राग जौनपुरी की है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रे म प कोमल नी ध प, ये स्वर संगति जो है आपको राग जौनपुरी में प्रयोग होता है। साम म प म कोमल ग है म है, तो ये संगति जो है बहार राग की है। सा गरे मग प गरे सा, ये स्वर संगति जो है गौड़ सारंग राग की है। नी सा कोमल रे लग रहा है, तो ये आपको स्वर संगति जो है पूर्वी राग की है। ग प ध प ध प, ये जो है आपको राग देशकार को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग प नि ध सा नी प, ये स्वर जो है राग संकरा को दर्शा रहा है। रे ग कोमल गंधार है और कोमल निषाद भी प्रयोग हो रहा है, तो रे ग रे सा नी सा ध नी रे, ये जो है जय जयवंती राग को दर्शा रहा है। ग म प ध नि सा रे है, देखिए कोमल ऋषभ है, तो ये राग सोहनी को दर्शा रहा है। निशा कोमल गंधार है, रेस नी ध कोमल धैवत भी है, प म प, ये जो है आपको प म प निशा, ये राग पिल्लू को दर्शा रहा है। ठीक है जी, राग पिल्लू है। प प सा रे सा ध प म ग, ये जो है आपको कौन सा राग है? तो राग गौड़ सारंग है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्वालियर घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? तो नत्थन पीर बख्श को। देखिए नत्थन पीर बख्श कितने पुत्र थे? 2, कादिर बख्श और पीर बख्श। ठीक है जी। कादिर बख्श के कितने पुत्र थे? तो 3, ये हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। बालकृष्ण बुआई चिलंजकर किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से। विनायक राव पटवर्धन के घराना का नाम है ग्वालियर घराना। नारायण राव व्यास, इनका भी ग्वालियर घराना है। अगला प्रश्न देखिए, ओमकार नाथ ठाकुर का घराना है ग्वालियर घराना। बीड़ा सहस्त्र बुद्धे किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे। अब देखिए शक्कर खां और मक्खन खां किस घराने से थे? ग्वालियर घराने से। बाबा दीक्षित के घराना का नाम है ग्वालियर घराना। मेहंदी हुसैन तथा नजीर खां का भी घराना है ग्वालियर घराना। मुश्ताक हुसैन तथा शंकर पंडित के घराना का नाम है ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न देख लीजिए, मास्टर दीनानाथ तथा रामकृष्ण बुआ, इनका भी घराना है ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न देख लीजिए, बाला भाऊ पूछ वाले, ये थे ग्वालियर घराने से। इमदाद खां तथा
रहमत खां ये भी ग्वालियर घराने से हैं। वाजिद हुसैन तथा कृष्ण शंकर पंडित ग्वालियर घराने से हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, आगरा घराने का संस्थापक हाजी सुजान। हाजी सुजान या सुजान खां को मानते हैं आगरा घराना। देखिए, घग्गे खुदा बख्श किस घराने से थे? तो आगरा घराने से। फयाज खां तथा स्वर्गीय बिलायत हुसैन ये जो है आगरा घराने से थे। देखिए, लताफत हुसैन तथा शराफत हुसैन आगरा घराने से थे। देखिए, अब्दुल करीम खां ये किराना घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, बिनकर बंदे अली खां ये है किराना घराने से। अगला प्रश्न है, अब्दुल वहीद खां किस घराने से थे? तो किराने घराने। अब्दुल गनी तथा अब्दुल मजीद किस घराने से हैं? तो किराने घराने। अब्दुल करीम खां गायन के इतर क्या बजाते थे? तो सारंगी। सुरेश बाबू माने तथा सवाई गंधर्व के गुरु का नाम है अब्दुल करीम खान। देखिए, स्वर्गीय अमीर खान किस घराने से थे? तो किराना घराने से। अब देखिए, अगला प्रश्न है, गंगूभाई हंगल, हीराबाई वाडोदकर, सरस्वती राणे ये इस किराने घराने से थे। स्वर्गीय रजब अली खां, गणेश रामकृष्ण बहरे बुआ, रोशनारा बेगम ये किराना घराने से संबंधित है। जयपुर घराने के संस्थापक हैं मोहम्मद अली मानरंग। ये देखिए, गोरखी बाई तथा आशिक अली खां का घराना है जयपुर घराना। ठीक है जी। अगला प्रश्न, पटियाला घराने तथा अलादिया घराना शैली का निर्माण जयपुर घराने से हुआ है। पटियाला घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अली बख्श और फतेह अली। काले खां तथा बड़े मियाँ कालू खां किस घराने से संबंधित है? तो पटियाला घराने से। देखिए, स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित थे? तो पटियाला। अलादिया खां के शिष्य कौन थे? तो भास्कर बुआ बक्खल। देखिए, केसरबाई मोगूबाई कुर्डीकर किस घराने से संबंधित है? तो यह है देखिए अलादिया खां। अलादिया खां के घराना। ठीक है जी। दिल्ली घराने के संस्थापक तानरस खां थे। तानरस खां जो अब अगला अगला प्रश्न देख लीजिए, उमराव खां किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से। अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद चांद खां किस घराने से? तो दिल्ली घराने से संबंधित है। मियाँ अचपल किस घराने से संबंधित? दिल्ली घराने से। अब्दुल करीम खां तथा हैदर खां का घराना दिल्ली घराना है। रामपुर सहसवान घराने का संस्थापक कौन थे? रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक हैं इनायत हुसैन खां। देखिए, स्वर्गीय भातखंडे जी की किस घराने से मुख्यतः संबंधित थे? तो रामपुर सहसवान घराना। स्वर्गीय भातखंडे जी किस घराने से मुख्यतः संबंधित है? तो रामपुर सहसवान घराना। रामकृष्ण बुआ बज्जे ये रामपुर सहसवान घराने से थे। मेहंदी हसन खां रामपुर सहसवान घराने से थे। देखिए, भिंडी बाजार घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खां, उस्ताद अमान अली, उस्ताद छज्जू खां थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित शिव कुमार शुक्ल तथा लता मंगेशकर जी किस घराने से थे? तो भिंडी बाजार घराना। महेंद्र कपूर किस घराने से थे? तो भिंडी बाजार घराना से। हृदय नारायण मंगेशकर किस घराने से हैं? तो है इंदौर घराना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, पंडित जसराज जी का घराना क्या है? तो मेवाती घराना। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद वाहिद हुसैन की घराना का नाम खुर्जा घराना है। सहारनपुर घराने के संस्थापक हैं उस्ताद बहराम खां। देखिए, सेनिया घराने के संस्थापक उस्ताद मसीद खां। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? तो मैहर घराने। अगला प्रश्न, निखिल बनर्जी किस घराने से संबंधित थे? तो मैहर घराने के ध्रुपद थे। देखिए, ध्रुपद के घराने कौन कौन है? तो ध्रुपद के घराने देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे। ध्रुपद घराने हैं बेतिया घराना, डुमराव घराना, दरभंगा घराना, लखीसराय घराना। देखिए, पखावज के घराने क्या है? तो दरभंगा घराना और गया घराना। राग वृंदावन निसारंग का वादी स्वर ऋषभ है। राग वृंदावन निसारंग का गायन समय मध्याह्न काल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग वृंदावन निसारंग का संप्रकृति राग क्या है? सूर मल्हार है। पद मध्य माध सारंग भी है। देखिए, राग भीमपलासी राग का वादी स्वर है मध्यम। राग भीमपलासी का गायन समय दिन का तृतीय पहर। भीमपलासी की जाति है ऑर्डर संपूर्ण। और देखिए, भीमपलासी की विशेष स्वर संगीति क्या है? तो षडज गंधार, मध्यम, पंचम। संप्रकृति राग बागेश्वरी और बागेश्वरी। देखिए, राग भीमपलासी का संप्रकृति राग क्या है? बागेश्वरी राग है। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो धैवत है। राग भैरव की जाति क्या है? तो संपूर्ण संपूर्ण। राग भैरव की विशेष स्वर संगीति क्या है? तो आरोह में भैरव है तो सा, कोमल, ऋषभ, गंधार, मध्यम, प, कोमल, धैवत, निशा। देखिए, औरों में भी वही धैवत और ऋषभ कोमल लगता है, बाकी सब शुद्ध लगता है। पकड़ इसका ग म ध ध प म प ग म रे सा,
ये जो आपका क्या है, राग भैरव है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हारमोनियम पर क्लास बनता तो हम आपको सुनाते। देखिए, राग भैरव का गायन समय क्या है, सुबह 4 से 7 बजे तक है। राग केदार की जाति क्या है, तो आडव साडव है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। राग केदार का गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर। और वहीं आप बात करें राग मलकौस की, वादी स्वर है तो वादी मध्यम है और संवादी षडज है। ठीक है जी। राग मलकौस का गायन समय रात्रि का तृतीय पहर होता है। राग मलकौस का संप्रकृति राग है राग चंद्रकौस। राग जौनपुरी का वादिक स्वर मिलेगा आपको धैवत और संवादी स्वर गंधार। देखिए, राग जौनपुरी का गायन समय है दिन का दूसरा पहर। अगला प्रश्न देख लीजिए। राग जौनपुरी का जाति क्या है, तो साडव संपूर्ण है, साडव संपूर्ण है। आरोह में 6 और अवरोह में संपूर्ण जाति के 7 स्वर लगते हैं। राग जौनपुरी का विशेष विशेष स्वर संगीति क्या है, तो म प ग रे सा कोमल गंधार लगता है। म प रे म प नी ध प म प ध नी सा। अब देखिए, सारे म प ध प ये सभी आपको जो है राग जौनपुरी का जो है पकड़ टाइप का हो जाएगा स्वर संगीति। ठीक है जी। राग बहार, राग बहार की जाति क्या है, तो साडो आडो है। देखिए, राग राग बहार का वादी स्वर है धै, मध्यम और संवादी स्वर है षडज। ठीक है जी। बहार का गायन समय है राग बहार का मध्य रात्रि। राग बहार का संप्रकृति राग है मियाँ का मल्हार। राग बहार की विशेषता विशेष स्वर संगीति क्या है, साम म प ग म। ये सभी आपको मिलेगा राग बहार की स्वर संगीति। तो पढ़ लीजिए, आप जो याद कर लीजिए इसको। राग हमीर का वादी स्वर क्या है, वादी स्वर आपको जो है, राग हमीर का वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गंधार है। राग हमीर की जाति है संपूर्ण संपूर्ण। देखिए, राग हमीर का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर। प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को अस्थाय कहते थे। देखिए, अगला प्रश्न के लिए। प्राचीन काल में स्वर सौंदर्य का प्रयोग करते हुए राग का विस्तार करना क्या कहलाता था, तो मुख चालन। प्राचीन काल में स्वर एवं तालबद्ध शब्दों को क्या कहा जाता था, तो अक्षिप्ति, उदात्त, प्रबंध और वस्तु और रूपक। देखिए, प्राचीन काल में जिस स्वर पर गायन समाप्त किया जाता था उसे न्यास के स्वर कहते थे। देखिए, प्राचीन काल में जिस स्वर से गायन आरंभ करते थे उसे ग्रह स्वर कहते थे। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्राचीन काल में जिस स्वर पर गीत के विभाग उपविभाग को समाप्त किया जाता है अपन्यास स्वर कहलाता था। देखिए, सारंगदेव द्वारा अपन्यास स्वर के कितने प्रकार माने, तो 2 प्रकार माने। देखिए, प्राचीन संगीत में गीत या स्वर समुदाय के अलग अलग खंडों को क्या कहा जाता था, तो विदारी विदारी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। राग के नियमों का पालन करते हुए रागों में रंजकता दिखाने हेतु दूसरे राग में प्रवेश करके वापस आना क्या कहलाता है, तो तिरोभाव आविर्भाव। ठीक है। नाद के 3 लक्षण होते हैं। देखिए, नाद के कितने प्रकार हैं, तो 2, आहत और अनाहत। देखिए, कंपन को संगीत में क्या कहते हैं, तो आंदोलन या नियमित कंपन। यदि तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो स्वर पर क्या परिवर्तन होगा, तो नाद छोटी होगी और नीची होगी। यदि आंदोलन आंदोलन की संख्या बढ़ती है तो स्वर कैसा होगा, ऊंचा। नाद की ऊंचाई नीचाई किस पर निर्भर करती है, आंदोलन संख्या पर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है नाद का छोटा बड़ापन किस पर निर्भर करता है, तो तार की चौड़ाई पर। भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मानी गई है, तो 22। देखिए, प्राचीन काल में स्वर किस श्रुति पर अवस्थित होता है, तो अपनी अंतिम श्रुति पर। और आधुनिक में जो है प्रथम श्रुति पर। ठीक है। श्रुतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो 5 वर्गों में। शुद्ध स्वर कितने हैं, तो 7। आप जानते हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ठीक है जी। कुल स्वरों की संख्या 12 बताई है। देखिए, आधुनिक काल में मध्यम को किस श्रुति पर रखा है, तो 10वीं श्रुति पर। ठीक है जी। राग की चालन के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में स्वरों का उच्चारण आरोह कहलाता है और घटते क्रम में अवरोह। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि 7 शुद्ध स्वरों का क्रमिक समुदाय क्या कहलाता है, तो सप्तक सप्तक। अगला प्रश्न देख लीजिए। सप्तक के 3 प्रकार, मध्य सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। वह छोटा स्वर समूह जिससे किसी राग का बोध हो पकड़ कहलाता है। संगीत में गायन वादन के दौरान स्वरों का टेढ़ा मेढ़ा होना क्या कहलाता है, तो स्वर की वक्रता।
राग का विलंबित लय में स्वर विस्तार क्या कहलाता है? तो आलाप। अगला प्रश्न देख लीजिए, आलाप आकार नोम तोम भी होता है। देखिए द्रुत गति में राग के स्वरों को तान कहते हैं, तान कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, गायन के दौरान स्वरों के आगे पीछे स्वर को स्पर्श करके मूल स्वर का उच्चारण करना कर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कर्ण के कितने प्रकार हैं? तो दो, पूर्व लग, अनुलग। देखिए तीन स्वरों का द्रुत प्रयोग जो कि अर्धवृत्त बनता है कहलाता है मूर्खी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किन्हीं दो पृथक स्वरों को अटूट दिखाकर गाना बजाना कहलाता है मिड। ठीक है जी, मिड कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली स्वर क्या है? तो वादी स्वर, प्राचीन अंश। देखिए राग में वादी के पश्चात सर्वाधिक प्रयोग होने वाला संवादी है, और जो नहीं प्रयोग हो उसे विवादी कहते हैं। देखिए राग में वादी स्वर, संवादी स्वर के अलावा प्रयोग होने वाला स्वर अनुवादी कहलाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग में प्रयोग होने वाले राग के स्वरूप को बिगाड़ देने वाला स्वर क्या कहलाता है? तो विवादी स्वर। यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्व में हो तो वह पूर्वांग वादी कहलाता है। यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में हो तो वह उत्तरांगवादी राग कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पाश्चात्य संगीत में सप्तक को किस नाम से जानते थे? ऑक्टेव, ऑक्टेव के रूप में जानते हैं। अचल स्वर की संख्या 2 है, षड्ज पंचम। परमाण श्रुति में कितनी श्रुति का अंतर माना गया है? तो एक श्रुति का। जो स्वर किसी राग में प्रयोग नहीं किया जाता वह क्या कहलाता है? तो वर्जित स्वर। देखिए वह स्वर जिसके प्रयोग से राग हानि होती है वह क्या कहलाता है? तो विवादी स्वर। चार श्रुतियों में दूरी के गुणांतर कितना होता है? तो 9 से 18 गुणांतर। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्रुतियों तीन श्रुतियों की दूरी में गुणांतर कितना होता है? तो 10/9। ठीक है जी। अगला प्रश्न, दो श्रुतियों की दूरी में कितना गुणांतर होगा? तो 6/15। अब देखिए स्टाप स्वर लिपि पद्धति में दो श्रुतियों का अंतर क्या कहलाता है? तो माइनर टोन। पाश्चात्य संगीत पद्धति में तीन श्रुतियों का अंतर को माइनर होल टोन कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में चार श्रुतियों का अंतर को क्या कहते हैं? तो मेजर होल टोन। ठीक है जी। जो राग किसी थाट से उत्पन्न होते हैं उस थाट को क्या कहते हैं? तो उस थाट को क्या कहते हैं जी? जन्य राग। जिन रागों के नाम पर भारतीय संगीत के थाटों का नाम रखा गया है वे कहलाते हैं तो आश्रय राग। देखिए जाति गायन किस काल में प्रचलन में था? तो भरत काल में। भरत ने जातियों की कुल संख्या कितनी मानी? तो 18। अगला प्रश्न देख लीजिए, भरत ने षड्ज व मध्यम ग्राम की विकृति जातियों की संख्या कितनी मानी? तो 11। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भरत के जाति लक्षणों की संख्या कितनी थी? तो 10। कौन कौन? ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साडव, आडव, मद्र, तार। ठीक है जी। सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण माने हैं? तो 13। 10 भरत के, और संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग। देखिए सप्तक के अंग बताइए, तो मेल, संस्थिति, संस्थिति और थाट। ठीक है जी। मूर्छना किसे कहते हैं? तो ग्राम के स्वरों से उत्पन्न 7 स्वरों की क्रमबद्ध आरोह और रोह को मूर्छना कहते हैं। ग्राम तथा मूर्छना में किसे ज्ञेय माना जाता है? तो मूर्छना को। ग्राम की कुल संख्या 3 है, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार या निषाद ग्राम। भारत में मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 56। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने मूर्छनाओं के कितने प्रकार माने हैं? तो 4 प्रकार, 4 प्रकार माने हैं। भारत ने मूर्छनाओं की कुल संख्या 56 मानी है, और भारत ने मूर्छना के कितने प्रकार माने? तो 4 माने हैं, शुद्धा, संतरा, सकाकली, साधारणा। ठीक है जी। प्राचीन काल में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो 7 शुद्ध और 2 विकृत, कुल 9 थी। सितार वादन के में आलाप को क्या कहा जाता है? तो आलाप जोड़। मसीद खानी गत के आविष्कारक कौन है? तो मसीद खां। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रजा खानी गत के आविष्कारक रजा खां को माना जाता है।
और आप देखिए मस्जिद खानी गत की लय कैसी होती है, तो विलंबित। बोल निश्चित होता है, ठीक है जी। राजा खानी गत की लय कैसी होती है, द्रुत। बोल निश्चित होता है इसमें भी। तत्वाद, सितार, सरोद आदि कितनी शैलियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 2 शैलियों के लिए। देखिए लय के कितने प्रकार होते हैं, तो 3, विलंबित, मध्य और द्रुत। अगला प्रश्न देख लीजिए। जो लोग गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गाते बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो कस्बी। कस्बी कहते हैं, कस्बी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए। जो लोग खानदानी कलाकार नहीं होते, थोड़ा बहुत सीख कर गाते बजाते हैं, वे कहलाते हैं अताई। देखिए वादी व संवादी स्वरों के बीच कितनी स्वरों का अंतर होता है, तो 3 से 4, ठीक है जी। भारतीय संगीत में सभी रागों को कितने थाटों में विभाजित किया गया है, तो 10 थाटों में। भारतीय संगीत में सादरा किसे कहा जाता है, तो एक प्रकार का ध्रुपद है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत में उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली विद्याओं के नाम बताइए, तो ठुमरी और दादरा, ठीक है जी। भारतीय संगीत हारमोनी तथा मेलोडी में किस पर आधारित है, तो मेलोडी पर। देखिए कर्नाटक संगीत स्वरों की न्यूनतम सबसे निचली अवस्था क्या है, तो शुद्धावस्था, ठीक है जी। समय काल जब कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत का विभाजन हुआ, तो कौन सा समय काल था, तो 13वीं सदी के बाद। कर्नाटकी तथा हिंदुस्तानी संगीत शैलियों का आधार ग्रंथ क्या है, तो संगीत रत्नाकर। दक्षिण संगीत में सारे तथा रेगा के बीच कितने स्वरों की दूरी होती है, तो अर्ध स्वर, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। दक्षिण संगीत में पंचम और धैवत और निषाद के बीच कितने स्वरों की दूरी है, तो अर्ध स्वर की। दक्षिण का शुद्ध थाट किसे माना जाता है, तो कनकांगी, माया, मालव, गौड़, भैरव को, ठीक है जी। कर्नाटक पद्धति का शुद्ध ऋषभ हिंदुस्तानी संगीत में किसके समान है, तो कोमल ऋषभ को, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। कीर्तनम का साहित्य किस भाषा में होता है, कीर्तनम का साहित्य किस भाषा में होता है, तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ठीक है जी। कीर्तनम के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ठीक है जी। चिट्टा स्वरम क्या होता है, तो सरगम होता है। कृतियों का जन्म कब से माना जाता है, तो लगभग 500 साल पहले। अगला प्रश्न देख लीजिए। कृति का जनक किसे माना जाता है, तो पंडित पंडित अन्नमाचार्य। देखिए कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरंदरदास को। कर्नाटकी संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर को। कर्नाटक संगीत में बोल तान को क्या कहते हैं, तो निर्बल। देखिए कर्नाटक संगीत में सरगम सरगम स्वरम, चिट्टा स्वरम, निरर्थक शब्दों से बनी सरगम। कर्नाटकी संगीत में सरगम कौन होते हैं, तो स्वरम, चिट्टा स्वरम और निरर्थक शब्दों से बनी सरगम। देखिए संगीत की प्रारंभिक शिक्षा के दौरान सिखाया जाने वाला गीत है गीतम, ठीक है जी, गीतम। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसमें अगला प्रश्न है, देखिए गीतम के प्रकार 3 हैं, एक खंड गीतम, द्विखंड गीतम और त्रिखंड गीतम। गीतम की साहित्य भाषा क्या है, पडार और कन्नड़। देखिए गीतम के कितने अंग है, तो 2 अंग है। ऐसी गीत जिसमें स्वयं राग का भाव स्पष्ट होता है, लक्षण गीत कहलाता है। ऐसा गीत जिसमें राग के सभी लक्षणों को व्याख्या की जाती है, तो लक्षण गीत। अगला प्रश्न देख लीजिए। कर्नाटक गीतों में आधुनिक समय में कितने अवयव होते हैं, तो 3 अवयव। 3 अवयव कौन कौन है जी, उद्ग्राह, ध्रुवा और अभोग। हिंदुस्तानी शैली में ख्याल के समान किस विद्या को गाय माना जाता है, तो वर्णम को। हिंदुस्तानी शैली के ध्रुपद के समान किस विद्या को माना जाता है, तो पदम को, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। वर्णम की रचना का काल क्या माना जाता है, तो लगभग 18वीं सदी। लगभग क्या माना जाता है, 18वीं सदी, लगभग 300 वर्ष पूर्व। वर्णम के कितने प्रकार होते हैं, तो 4, चौक वर्णम, पद वर्णम, तान वर्णम और ध्वरु वर्णम, ठीक है जी। चौक वर्णम के खंड कितने हैं, तो पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। चौक वर्णम का प्रयोग किस नृत्य के साथ होता है, तो भरतनाट्यम के साथ। देखिए तराने के समान बोलों को क्या कहते हैं, तो चोलुकेट्टू। देखिए
पद वर्णम में कितने खंड होते हैं? तो पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। पद वर्णम में किसकी प्रधानता रहती है? तो स्वर साहित्य वाले चिट्टे स्वर। देखिए पद वर्णम की लय क्या है? तो विलंबित। पद वर्णम की लय क्या है? विलंबित। देखिए तान वर्णम किस लय में गाया जाता है? तो मध्य लय में। तान वर्णम आप गाएंगे मध्य लय में। अगला प्रश्न देखिए तान वर्णम तो ध्वरु वर्णम किस खंड? तो ध्वरु वर्णम के खंड क्या है? 3, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। ध्वरु वर्णम के अंक कौन है? 6, स्वर, जाति, साहित्य, ताल, राग, रस। देखिए ध्वरु वर्णम की विशेषता क्या है? तो चोलू केट्टू व चिट्टे स्वर दोनों। वर्णों की रचनाओं हेतु प्रसिद्ध नाम क्या है? तो रामा स्वामी दीक्षितर, श्याम शास्त्री और कुलशेखर महाराज। अगला प्रश्न देख लीजिए, पद्म भारतीय शैली में किस विद्या के समान है? तो ध्रुपद। पद्म भारतीय शैली में ध्रुपद के समान है। पद्म का साहित्य किससे संबंधित होता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस। देखिए पद्म के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 30 प्रकार। पद्म किस भाषा से रचित होते हैं? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़। दक्षिणी दक्षिण शैली में ठुमरी का समान विद्या का नाम क्या है? दक्षिण शैली में ठुमरी के समान विद्या का नाम क्या है? जावली, उपशास्त्रीय। देखिए जावली के अंक कौन कौन है? पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। प्रसिद्ध जावली रचयिताओं के नाम क्या है? तो स्वाति तिरुनाल, रामनाथपुरम, श्रीनिवास अयंगर। पद्म और जावली कब गाए जाते हैं? तो संगीत सभा गान के अंत में। बिंदु किस प्रकार की विद्या है? तो श्रृंगार रस प्रधान गीत है। साहित्य की भाषा बिंदु, इसकी क्या है? तो तमिल। देखिए प्रधानतया भरतनाट्यम हेतु बनाई गई विद्या का नाम क्या है? स्वरजति। देखिए स्वरजति के खंड 3, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वर जातियों के प्रसिद्ध रचनाकार श्यामा शास्त्रीगल। देखिए साहित्य तथा चेलीकेट्टू स्वर तालबद्ध रचनाओं को क्या कहलाती है? तो प्रबंध। साहित्य तथा चोलुकेट्टू स्वर तालबद्ध रचनाएं क्या कहलाती हैं? तो प्रबंध। देखिए प्रबंध के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 4 प्रकार, साधारण, श्रीरंग, ग्रह स्वर, कैबार। भारतीय संगीत के तराना के समान गायन विद्या तिल्लाना। तिल्लाना के खंड पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम। देखिए अलग अलग रागों के स्वर समूह की तालबद्ध रचना राग मालिका कहलाती है। कर्नाटकी संगीत में कुल स्वरों की संख्या 12 स्वर है। देखिए कर्नाटक में हिंदुस्तानी संगीत की थाट राग पद्धति की भांति कौन सी पद्धति है? तो मेल राग पद्धति। कर्नाटक संगीत में स्वरों के साथ किसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? तो लय और ताल को। देखिए हिंदुस्तानी 4 ताल, एक ताल कर्नाटक संगीत की किस ताल के समान है? चतस्त्र जाति की 8 ताल के समान। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तानी तीव्रा ताल किस कर्नाटकी ताल के समान है? तो तीसरे जाति की त्रिपुट ताल। कर्नाटकी संगीत में सम किस मात्रा पर माना जाता है? तो पहली मात्रा पर, ताली के स्थान पर। हिंदुस्तानी राग मालकोस किस कर्नाटकी राग के समान है? स्वर की हिंडोलम राग की दृष्टि से, स्वर की दृष्टि से हिंडोलम राग के समान है राग मालकोस। हिंदुस्तानी राग दुर्गा कर्नाटक पद्धति में किस राग के समान है? तो ध्रुपद शैली। शुद्ध साबेरी। ठीक है जी। हिंदुस्तानी राग दुर्गा कर्नाटकी पद्धति में किस राग के समान है? तो शुद्ध साबेरी राग के। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है इसमें, हिंदुस्तानी राग मधुमाद सारंग स्वर की दृष्टि से किस कर्नाटक राग के समान है? तो मध्यमावती। ठीक है जी। हिंदुस्तानी आश्रय राग बिलावल किस कर्नाटकी राग के समान है? तो धीर शंकराभरण। हिंदुस्तानी राग भीमपलासी किस कर्नाटकी राग के समान है? तो आबेरी। हिंदुस्तानी राग भैरवी किस कर्नाटक राग के समान है? तो ये हनुमत तोड़ी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तानी राग सोहनी किस कर्नाटकी राग के समान है? किस कर्नाटकी राग के समान है? हंसानंदिनी। हिंदुस्तानी राग भूपाली किस कर्नाटकी राग के समान है? तो मोहम्मद। हिंदुस्तानी राग भूपाली किस कर्नाटकी राग के समान है? तो मोहनम राग के। देखिए हिंदुस्तानी राग काफी किस कर्नाटकी राग के समान है? तो खरहर प्रिया। ठीक है जी।
कौन से राग हैं जो दोनों पद्धतियों में पाए जाते हैं परंतु भिन्न भिन्न स्वरों के साथ हैं? तो राग श्री, राग सोहनी और राग हिंडोल। ठीक है जी। उप राग का जो दोनों पद्धतियों में समान स्वरों के साथ पाया जाता है, हंस ध्वनि राग। ठीक है। ऐसे राग जो दोनों पद्धतियों में भिन्न भिन्न स्वरूप के साथ पाए जाते हैं, तो राग अडाना, राग श्री रंजनी, राग धनाश्री। देखिए, कर्नाटक संगीत में दो मात्राओं को क्या कहते हैं? तो द्रुत, चिन्ह इसका 0 होता है। ठीक है जी। कर्नाटक संगीत में 4 मात्राओं को क्या कहते हैं? लघु, इसका चिन्ह होता है आई। कर्नाटक संगीत में 8 मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु, चिन्ह होता है इसका एस। कर्नाटक संगीत में 12 मात्रा को कहते हैं प्लूत, चिन्ह होता है 3। कर्नाटकी संगीत में 16 मात्रा को क्या कहते हैं? तो काकपद, चिन्ह इसका क्रॉस होता है। कर्नाटकी तालों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक 35, आधुनिक में 35, प्राचीन में 108। कर्नाटकी तालों के कितने प्रकार है? तो 5, तिस्त्र, चतस्त्र, मिश्र, संकीर्ण, खंड। तिस्त्र जाति लघु की कितनी मात्राएं होती है? तो 3 मात्राएं होती हैं। खंड जाति में लघु की कितनी मात्राएं हैं? तो 5 मात्राएं। संकीर्ण जाति में लघु की कितनी मात्राएं हैं? तो 9 मात्राएं। मिश्र जाति में लघु की कितनी मात्राएं? तो 7 मात्राएं। चतस्त्र जाति में लघु की मात्राएं 4 मात्राएं। देखिए, कर्नाटक संगीत में मुख्य तालों की संख्या 7 है। देखिए, ध्रुव ताल में कितनी संख्याएं होती है? तो 4। ध्रुव ताल में 4 विभाग होते हैं। त्रिपुट ताल में कितनी विभागें होती हैं? तो 3 विभाग होती हैं। 3 विभाग। अगला प्रश्न देख लीजिए। 3 विभाग। एक ताल में विभागों की संख्या, एक ताल में विभागों की संख्या, एक ताल में विभागों की संख्या बताइए। एक ताल में विभागों की संख्या आप कमेंट करके बताइए। झंप ताल, झंप ताल में विभागों की संख्या 3 विभाग होते हैं। मठ ताल में विभागों की संख्या 3 विभाग होते हैं। रूपक ताल में 2 विभाग होते हैं। अठ ताल में विभागों की संख्या 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अठ ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 12 मात्राएं होती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। त्रिपुट ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं? तो 8 मात्राएं। 3 विभाग होता है, 4 2 2, विषमपदी होता है। मठ ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं। 4 8 2 4, 4 2 4। ठीक है, 3 विभाग है। देखिए, ध्रुव ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो 14 मात्राएं होती हैं। 4 2 4 4, 4 विभाग है और इसमें जो है 14 मात्राएं होती हैं। रूपक ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो 6 मात्राएं होती है। 4 और 2। देखिए, एक ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो 4 मात्राएं, 4 मात्राएं होती हैं। देखिए, झंप ताल चतस्त्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो 7 मात्राएं, 4 1 2। बिलावल थाट में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? कोई नहीं, सभी शुद्ध होते हैं। खमाज थाट में विकृत स्वर की संख्या 1, निषाद होता है सिर्फ। भैरव थाट में विकृत स्वरों की संख्या 2 होती है, 2 होती है। ठीक है जी। भैरवी जाति में विकृत स्वरों की संख्या 4, ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। ठीक है जी। असावरी थाट में विकृत स्वरों की संख्या 3 है, गंधार, धैवत और निषाद। ये सभी कोमल लगते हैं, विकृत लगते हैं। काफी थाट में विकृत स्वरों की संख्या 2, गंधार और निषाद। ठीक है जी, गंधार और निषाद। ठीक है। अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? तो सरोद, सितार, सुरबहार, तबला, वायलिन, बांसुरी, गायन भी। अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा के शिवपुर गांव में। ठीक है जी। जन्म का वर्ष 1870। पिता का नाम हो गया साधु खां, बाबा का नाम हो गया आपका मदार खां। इनके गायन के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य। इनके सितार वादन के गुरु का नाम बताइए। कासिम अली खां। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनके तबला और पखावज के गुरु कौन थे? तो नंदा बाबू। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनके वायलिन क्लोरोनेट और बांसुरी के गुरु कौन थे? तो अमृतलाल दत्त। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। सरोद वादक के गुरु स्वर्गीय अमजद अली खां। देखिए, इन्होंने अपनी सरोद की अंतिम शिक्षा किससे ली? तो उस्ताद वजीर खां, रामपुर वाले। वजीर खां से इन्होंने किस किस वाद्य की शिक्षा प्राप्त की?
तो सरोद की, रबाब के सुर सिंगार की, ध्रुपद धमार की बंदिशें। इनको किस रियासत में नौकरी प्राप्त हुई थी? तो मैहर रियासत में। मैहर रियासत। इनकी पुत्री का नाम बताइए। अन्नपूर्णा देवी। देखिए, इनके शिष्यों का नाम बताइए। अन्नपूर्णा, सितार वादक सूरबहार, उस्ताद अली खां अकबर ये सरोद बजाते थे, पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। देखिए, इनकी मुख्य इनकी मृत्यु कब हुई? तो 6 सितंबर 1972। ठीक है जी। इमदाद खां का जन्म हुआ लगभग 1848 में। इनके पिता का नाम साहबदाद खां। इन्होंने गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की अपने पिता से। ये कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बीड़ा या रबाब। अमदाद खां अमदाद खां को पूर्ण राजाश्रय किससे प्राप्त होता है? तो सर ज्योतिन्द्र मोहम्मद टैगोर, कलकत्ता, इनके द्वारा। इनके पुत्रों का नाम बताइए। इनायत खां और वाजिद खां। इनायत खां के पुत्र का नाम बताइए। बिलायत खां। अगला प्रश्न देख लीजिए। बिलायत खां किस बिलायत खां किस विद्या हेतु प्रसिद्ध है? तो सितार वादन। इमदाद खां की मृत्यु हुई सन 1920 में। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। इनायत खां के पिता का नाम है इमदाद खान। इनायत खां किस विद्या हेतु प्रसिद्ध थे? तो आपको सितार वादन। देखिए, इनायत खां के पुत्र का नाम बताइए। बिलायत खान। इनायत खां के शिष्यों के नाम। बिलायत खां, ध्रुव तारा जोशी, श्रीमती रेणुका शाह। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनायत खां का जन्म कब हुआ? 16 जून इटावा में 1895 में। इन्होंने किस रियासत में नियुक्त किया गया इन्हें? तो गौरीपुर रियासत में। गौरीपुर रियासत के अन्य दरबारी संगीतज्ञों के नाम क्या थे? तो संगीतज्ञों के नाम है आपको देखिए। शीतल शीतल प्रसाद मुखर्जी, उस्ताद अमीर खां, बिपिन चंद्र बनर्जी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। उस्ताद बिलायत खां का जन्म हुआ 1926 में गौरीपुर में। इनायत खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1938। बड़े गुलाम अली खां का जन्म हुआ 1901 में लाहौर में। इन्होंने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो चाचा व पिता दोनों से। बड़े गुलाम अली खां के कितने भाई थे? 3। बरकत अली, मुबारक अली और अमीन अली। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लिए। इनायत देखिए, उस्ताद बिलायत खां का जन्म हुआ था 1926 में गौरीपुर में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनायत खां की मृत्यु कब हुई? तो 11 नवंबर 1938 को। बड़े गुलाम अली खां का जन्म हुआ 1901 में लाहौर में। इनके पिता का नाम है उस्ताद काले खां। इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की चाचा व पिता से। बड़े गुलाम अली खां के भाई 3 थे। बरकत अली खां, मुबारक अली और अमीन अली खां। अपने पिता व चाचा के अलावा अन्य गुरु थे उस्ताद सिंधी खां। ये बम्बई के रहने वाले थे। देखिए, ये पाकिस्तान कब गए? तो 1947 में। किस विद्या की ठुमरी हेतु प्रसिद्ध थे? तो पंजाब अंग की ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध ठुमरी याद पिया की आए आए न बालम का करू सजनी। देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 23 अप्रैल 1938 में। इनके पुत्र का नाम है मुनव्वर अली खां। फयाज खां किस घराने से थे? तो आगरा घराने से। इनका पहनावा क्या था? तो काली शेरवानी, सफेद सफेद साफा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इनका जन्म कब हुआ? तो 1886 में आगरा में। इन्होंने आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि कब ली? तो 1911 में मैसूर नरेश द्वारा। ये किसके दरबार में नियुक्त हुए? तो बड़ौदा नरेश सयाजीराव। ठीक है जी। इनके पितृवंश किस घराने से थे? तो रंगीले घराने से। इनका कंठ कैसा था? तो नीचा, भरा, जवारीदार और बुलंद। ठीक है देखिए, ये कौन से इत्र का प्रयोग करते थे? तो हिन्ना। अगला प्रश्न है, इनकी प्रसिद्ध ठुमरी बाजूबंद खुल खुल जाए, ये किस प्रकार की तान हेतु प्रसिद्ध थे? तो जबड़े की तान। इनकी बंदिश कौन सी है? तो मोरे मंदिर अब लौ नहीं आए, जय जयवंती राग की है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। आज मोरे घर आए, ये भी इनकी बंदिश है। राग जोग का है। तड़पत हूँ जैसे जल बिन मिन, ये ललित राग है। झन झन पायल बाजे, नट बिहाग राग का है।
इनके प्रमुख शिष्य का नाम बताइए। पंडित SN राजनकर, विलायत हुसैन, लताफत हुसैन, अमजद हुसैन और दिलीप चंद्र बेदी, आता हुसैन। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1950 में, बड़ौदा में। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है आप ज्ञान को प्रसार करिए। ज्ञान को बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। इस सिद्धांत को अपनाइए। बेस्ट ऑफ लक, आप टीचर बनेंगे। थैंक यू।